Welcome to all of you. Today we are going to start our new chapter. This chapter number 13 और name of this chapter is vector. ये बहुत ही important chapter है और सबसे पहले इसका basic देखते हैं क्या क्या है. Alright class, let's start introduction. Vector basically मैं इतना बता देता हूँ कि हमारे पास वर्ल्ड में 2 टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है, वेक्टर एंड स्केलर. तो आप इसको एग्जांपल से बहुत इजी वे में समझ जाएंगे कि जैसे डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, मास, टेम्परेचर, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, ये जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं इनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती. ओके. डिस्टेंस तो आप ये पूछोगे कि डिस्टेंस किस तरफ. ओके. तो स्पीड किस तरफ. जहाँ पे भी आपको डायरेक्शन को लेकर कंफ्यूजन होएगा वो वहाँ पे वो क्वांटिटी क्या होगी, स्केलर होएगी. वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है. तो डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का मीन्स है कि इसमें डिस्टेंस तो है ही, साथ में डायरेक्शन भी होगी, जैसे टुवर्ड नॉर्थ, टुवर्ड ईस्ट, इस टाइप से. सेम वेलोसिटी में भी मैग्नीट्यूड होएगा और डायरेक्शन होगी, जैसे टुवर्ड ईस्ट, टुवर्ड वेस्ट. ओके. एक्सीलरेशन, फोर्स, वेट, मोमेंटम, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज हैं. तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है, और स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड होता है. इसके और भी एग्जांपल है, जैसे लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, मास, डेंसिटी, प्रेशर, ये सब स्केलर क्वांटिटीज हैं. और लिफ्ट, थ्रस्ट, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है. तो इसमें एक वर्ड है एरिया. एरिया जो है ना, वैसे तो स्केलर क्वांटिटी होती है, बट आपके फिजिक्स वाले सर जब आपको टीचिंग देंगे तो वहाँ पे वो एरिया को वेक्टर अज्यूम करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो एरिया है ना वो एक तरीके से वेक्टर की तरह ट्रीट करता है, क्योंकि एरिया में एक डायरेक्शन होती है जो उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होती है. तो ये टर्म स्केलर भी है और एक तरीके से वेक्टर भी है. आपके फिजिक्स वाले सर जो है वो इसको वेक्टर एज्यूम करेंगे. तो नेक्स्ट देखते हैं. ओके. इसका जो बेसिक है, इसमें आपको कुछ डायग्राम दे रखे हैं. डायग्राम में आपको एक लाइन दिख रही है और यहाँ पे एक डायरेक्शन का साइन है, एरो साइन है, और यहाँ पे डॉट 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 दिख रहे हैं. तो ये जो डॉट 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 है ये तो है लाइन, और ये जो डार्क पार्ट दिख रहा है इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट. ओके. तो अगर ये लाइन सेगमेंट जितना शॉर्ट होएगा या जितना लॉन्ग होएगा तो उसके अकॉर्डिंग कहते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड उतना ही लेस है और उतना ही हाई है. अगर ये शॉर्ट है तो मैग्नीट्यूड लेस है, अगर ये लॉन्ग है तो मैग्नीट्यूड हाई है. ओके. तो इसमें दो क्वांटिटीज आपको विजिबल हो रही होंगी, एक तो मैग्नीट्यूड जो कि यहाँ पे एज ए लेंथ का रोल कर रही है, और डायरेक्शन. ये आगे की टर्म्स क्या है, इसको अपने क्विकली देख लेते हैं. लेंथ मैंने आपको बता दिया कि इसका मैग्नीट्यूड होएगा, बट मैग्नीट्यूड और लेंथ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. लेंथ होती है पर्टिकुलर जो ग्राफ के ऊपर जो होता है एक मेजरमेंट, उसी को लेंथ कहेंगे. लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग क्वांटिटी के लिए अलग अलग होता है, जैसे स्केलर, वेक्टर, जैसे एक्सीलरेशन, फोर्स. ओके. अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड हाई है तो वो अपना जो पार्टिकल है वो काफ़ी डिस्टेंस पे थ्रो करेगा. ओके. या फिर वो उतनी पावर से पुश करेगा या पुल करेगा, तो वहाँ पे उसको लेंथ नहीं बोल सकते. सपोर्ट आप में डॉट 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 लाइन है, यही आपकी सपोर्ट है. सेंस में इसमें क्या है कि कोई भी वेक्टर होता है उसके दो पॉइंट होते हैं, एक तो इनिशियल पॉइंट और एक टर्मिनल पॉइंट. इनिशियल पॉइंट ऑब्वियसली जहाँ से अपना वेक्टर स्टार्ट होता है, और टर्मिनल पॉइंट जहाँ पे वेक्टर एंड होता है. तो यहाँ पे ए आपका इनिशियल पॉइंट है और बी आपका यहाँ पे वेक्टर पॉइंट है. ओके. और वेक्टर क्वांटिटी मैंने बता दिया जो डायरेक्शन को डिनोट करती है. मैग्नीट्यूड जो होएगा वो एक तरीके से उसकी लेंथ को तो कह ही सकते हैं मैग्नीट्यूड, बट अलग अलग, जैसे 5 न्यूटन का फोर्स है और 10 न्यूटन का फोर्स है, तो मतलब कि पावर किसमें ज़्यादा है, तो 10 वाले में ज़्यादा है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हाई है. तो मैग्नीट्यूड आपको एक तरीके से उसका इफेक्ट आपको शो करेगा. ओके. बाकी ग्राफ में ये लेंथ होता है, नो डाउट. टाइप ऑफ वेक्टर देख लेते हैं. यूनिट वेक्टर नेम से पता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, वो यूनिट वेक्टर होएगा. ओके. इसको ए कैप से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन में मॉडुलस ऑफ ए. ये मॉडुलस क्या शो करता है, मैग्नीट्यूड को शो करता है. ओके. जीरो वेक्टर नेम से पता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो.
मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। लाइक वेक्टर जो दोनों वेक्टर क्या हो, जिनकी डायरेक्शन क्या हो सेम हो, ओके, वो लाइक वेक्टर होते हैं। इक्वल वेक्टर में क्या होता है कि डायरेक्शन तो सेम हो ही, साथ में मैग्नीट्यूड भी क्या हो सेम हो। मीन्स अगर लेंथ सेम है डायरेक्शन सेम है वो इक्वल वेक्टर होंगे, बट ओनली डायरेक्शन सेम है तो वो लाइक वेक्टर होंगे। ओके, अनलाइक वेक्टर जिनकी डायरेक्शन क्या हो सेम नहीं हो, ठीक है, या फिर अपोजिट हो एक दूसरे के, तो वो अनलाइक वेक्टर होते हैं। ओके, एक अप साइड है एक डाउन साइड है तो अनलाइक वेक्टर होगा, एक लेफ्ट है एक राइट है तो अनलाइक वेक्टर होगा। ओके, नेगेटिव वेक्टर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम होएगा बट डायरेक्शन चेंज जाएगी। ए बी का नेगेटिव वेक्टर होता है माइनस ए बी, जैसे ए बी इस तरफ है तो माइनस ए बी इस तरफ होएगा। ओके, जैसे ए बी अप साइड है तो माइनस ए बी डाउन साइड होएगा। मैग्नीट्यूड वही रहेगा बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। इसके बाद आता है पोजीशन वेक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोजीशन वेक्टर नेम से पता है जो पोजीशन बताए। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो तो इसमें डायग्राम में आपको ओ दिख रहा है, ओ होता है ओरिजिन, यानी कि ये जो वेक्टर है ना ओपी, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से, ये ओ से हुई है। अगर किसी वेक्टर की स्टार्टिंग ओ से होती है तो उसे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। लेकिन यहाँ पे जो वेक्टर थे उसकी कोई स्टार्टिंग ओ से नहीं होती तो ये पोजीशन वेक्टर नहीं है, ये आपके पास जस्ट वेक्टर्स हैं। और अगर वेक्टर की इनिशियल पॉइंट ओ है तो वो हमारा पोजीशन वेक्टर रहेगा क्योंकि वो पोजीशन को डिनोट करेगा। अ, अगर आपके पास 10th में आपको याद होगा कि हम ये डिस्टेंस निकालते थे और डिस्टेंस को ही क्या कहते थे, लेंथ कहते थे, और लेंथ को ही यहाँ पे क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता था 10th क्लास में, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो उसी बेस पे ही आपका फॉर्मूला बन जाएगा कि ओपी की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो इसने यहाँ पे लिखा है ईस्ट 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये एक्चुअली डायरेक्शन शो कर रहा है, तो इससे ये हाईलाइट हो रहा है कि ये वेक्टर जो है इसके पास डबल क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, अब आगे देखते हैं कि हम वेक्टर्स का एडिशन कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। ऑलराइट क्लास, एडिशन ऑफ वेक्टर में डायग्राम में आपको एक ए वेक्टर दे रखा है और बी वेक्टर दे रखा है। अगर आप ओ से डायरेक्ट एफ पे जाते हो तो वो होता है दोनों वेक्टर का एडिशन। तो एग्जाम में इतना सिंपल नहीं आएगा, आपको वो काफ़ी घुमा फिरा के क्वेश्चन दे सकता है। तो इसको हम बहुत ही ईजी वे से समझते हैं। इसमें एक ट्रायंगल लो है वो आपको बताया तो क्या होएगा। ऑलराइट, तो ट्रायंगल ऑफ फैक्टर एडिशन भी यही है जो मैंने अभी आपको बताया था कि साइक्लिक मूव करना आपको क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज। तो देखो अगर मैं इसमें ओ ई मुझे गिवन है, ई एफ गिवन है, तो ओ ई एफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपने इसमें क्लॉकवाइज मूव कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्लॉकवाइज मूव करोगे तो पहले आपको कैपिटल लेटर पे ध्यान देना है। तो कैपिटल लेटर में हमारे पास पहला है ओ एफ, इसको फाइंड करना है। फिर हमारे पास एफ ई, एंड नेक्स्ट विल बी ई ओ। और फाइनली जब आपका राउंड कंप्लीट हो जाए तो आपको इसको किसके इक्वल लेना है, जीरो वेक्टर के। ओके, अब कैपिटल लेटर का वर्क कंप्लीट हो गया, अब आपको वैल्यूज पुट करनी है, ओ एफ आपको फाइंड करना है। और इसके बाद एफ ई, एफ से ए पर आ रहे हैं पर बी तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए बी आपको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। फिर ई ओ, ई ओ, बट डायरेक्शन क्या है हमारी, ए की अपोजिट है तो ये भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। तो जब ये ओ एफ को सब्जेक्ट बनाओगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। तो बस यही आपका वेक्टर एडिशन लो है, और इसमें आपको साइक्लिक मूव करना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम आ जाए आप इसको ऐसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। लेट अस से अनदर एग्जांपल। सपोज आपके पास कोई और कॉम्प्लिकेटेड शेप आ गई, जैसे सपोज करो कोई पेंटागन आ गया और उस पर अलग अलग वेक्टर लिखे, ए वेक्टर, बी वेक्टर,
सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, और आपको आपसे ए बी सी डी डी ई में रिलेशन पूछ लिया, तो आपको क्या करना है कि जो कॉर्नर्स है इनको आप पहले कुछ नेम्स दे देना, ए बी सी डी ई, और एक बार आपको इन बस कैपिटल लेटर पे फोकस करना है, और आप चाहो तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज राउंड ले सकते हो। मैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज एक राउंड ले रहा हूँ और स्टार्ट कर रहा हूँ ए से। तो सबसे पहले ए टू बी हमारा वेक्टर बनेगा ए बी, प्लस बी टू सी जो वेक्टर बनेगा वो बनेगा बी सी, प्लस फिर सी टू डी जो वेक्टर बनेगा सी डी, प्लस डी टू ई जो वेक्टर बनेगा वो डी ई, प्लस ई टू ए जो वेक्टर बनेगा वो ई ए बनेगा। और इन सब का सम क्या करना है, जीरो वेक्टर के इक्वल रखना है। यही वेक्टर एडिशन लॉ है, बस इसी को वेक्टर एडिशन लॉ कहते हैं। ओके, तो अब कैपिटल लेटर का वर्क कंप्लीट हो गया। अब आपको स्मॉल लेटर देखने हैं। ए बी, क्या जो स्मॉल ए है उसकी डायरेक्शन वही है जो ए बी है, तो आपको पॉजिटिव लिखना है। ओके, बी सी और बी भी सेम डायरेक्शन में है, तो स्मॉल बी भी पॉजिटिव आएगा। सी डी, बट स्मॉल सी अपोजिट डायरेक्शन में, बट सी से डी पे जा रहे हैं, बट ये सी है अपोजिट है, तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव सी। डी ई, डी टू ई में हमारा ये क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ई टू ए, अब ये स्मॉल ई भी सेम डायरेक्शन में जो ई टू ए की डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव ई और इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। तो इससे क्या पता चलता है कि सी वेक्टर जब उधर चला जाएगा स्मॉल सी, तो ये स्मॉल सी वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, सॉरी, प्लस डी वेक्टर, ये डी वेक्टर है, और ई वेक्टर। ऑलराइट, तो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम आ जाए, बस आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज राउंड लेना है और कैपिटल लेटर सेट करने हैं, और फिर आपको बाद में एनालाइज करना है कि कौन कौन से साइन पॉजिटिव आएंगे, कौन कौन से साइन नेगेटिव आएंगे। तो बस यही आपका वेक्टर एडिशन लो। ओके, नेक्स्ट है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर एडिशन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर यहाँ पे आप ओ ए वेक्टर है और ओ सी वेक्टर है, और इस टाइप से अरेंजमेंट है कि एक पैरेललोग्राम विजिबल हो रहा है, तो ये जो ए वेक्टर है सेम वेक्टर यहाँ पर है, क्योंकि देखो डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड सेम है। ये स्मॉल भी वेक्टर है, ये भी सेम यहीं पर है, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो ए और बी वेक्टर का अगर यहाँ पे, अगर इस पैरेललोग्राम में हम एक डायगोनल ड्रॉ कर दें, तो ये डायगोनल क्या शो करेगा, डायगोनल शो करेगा ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्ट। ये एक्चुअली फोर्स वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज होता है कि जब यहाँ पे F1 फोर्स होता है और यहाँ पे F2 फोर्स होता है, तो दोनों का रिजल्टेंट फोर्स क्या बनेगा, इसका डायगोनल। ओके, तो डायगोनल किसके इक्वल होएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। ओके, पैरेललोग्राम लॉ में क्या है कि एक और बताया तो आपको, सपोज करो कि ये आपको फोर्स दे रखा है 5 न्यूटन का, ये फोर्स आपको दे रखा है 6 न्यूटन का। तो आप ऐसे 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर लेना, 6 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर लेना, और फिर आप इस लेंथ को मेजर कर लेना। आप इस लेंथ का जो मेजरमेंट लोगे और जो इसकी लेंथ आएगी, वही क्या होएगा, इन दोनों की फोर्स का रिजल्ट होएगा। तो इसी को हम कहते हैं क्या, वेक्टर एडिशन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, तो काफ़ी यूजफुल है ये रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर। तो आपके इसमें डायग्राम दे रखे हैं और इसमें बहुत सारे वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। तो आपको इसका रिजल्टेंट निकालना, तो आपको बस वही एक साइकिल ड्रॉ करनी है। आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल ए वेक्टर और बी वेक्टर है। जब आप इसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव होंगे, तो ओ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस बी। जब ए प्लस बी ओ बी की वैल्यू आ जाएगी, तो इसमें क्लॉकवाइज मूव करोगे, एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे, तो ओ सी की वैल्यू आप क्लियर निकाल दोगे।
और जब आपके पास ओसी की वैल्यू आ जाएगी तो आप इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे तो आपके पास ओडी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये कोई न्यू टॉपिक नहीं है, वही अपना ओल्ड टॉपिक है। अब इसके बाद आती है प्रॉपर्टी। इसमें बस कॉम्यूटेटिविटी का मीन्स ये होता है कि ए प्लस बी इक्वल होता है बी प्लस ए के, जैसे कि अपने मैथ में 5+3 इक्वल होता है 3+5 के। एसोसिएटिव एसोसिएटिव में यहाँ पे ब्रैकेट आप किसके साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं। आप चाहो तो ए प्लस बी पहले ऐड कर सकते हो, बाद में सी ऐड कर सकते हो, या फिर बी प्लस सी पहले ऐड कर सकते हो, सी बाद में ऐड कर सकते हो। जैसे सेम मैथ्स में होता है कि 5+2+3, तो आप पहले 2+3 ऐड कर लो, बाद में 5 ऐड कर लो, या 5+2 ऐड कर लो, बाद में 3 ऐड कर लो, रिजल्ट सेम ही आएगा। ओके। इसके बाद आइडेंटिटी। तो जीरो यहाँ पे आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी वो वेक्टर होता है जिसको ऐड करने पे सेम रिजल्ट वही आ जाए। तो यहाँ पे देखो सेम रिजल्ट वही आ रहा है। और इसके बाद है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स होता है कि ऐसा वेक्टर जिसको अपने ए वेक्टर कोई गिवन वेक्टर में ऐड कर दे और रिजल्ट क्या आ जाए जीरो। जीरो नहीं बोलना, यहाँ पे आइडेंटिटी बोलना है। ओके। अगर कोई वेक्टर है उसमें कोई ऐसा वेक्टर फाइंड ऐड कर दे जिससे रिजल्ट क्या आ जाए आइडेंटिटी आ जाए, तो इस वाले वेक्टर हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, बस जैसे ऐड करते हैं वैसे ही सब्ट्रैक्ट करना होता है। ओके। तो आप चाहो तो जैसे ए वेक्टर निकालना है आपको, जैसे ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, तो अगर इस बी वेक्टर का अपोजिट वेक्टर देखें तो ये होएगा माइनस बी वेक्टर। तो ए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी ए माइनस बी। तो चाहो तो बी को पहले नेगेटिव कर लो, फिर एडिशन रूल लगा दो, या फिर आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हो। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है मल्टीप्लीकेशन। और यहाँ मल्टीप्लीकेशन 3 टाइप के हैं। एक तो है स्केलर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई, और एक है वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई। और वेक्टर के साथ जो मल्टीप्लाई इसके दो टाइप हैं। उसमें एक है स्केलर प्रोडक्ट और एक है क्रॉस प्रोडक्ट। तो टोटल ये 3 हो गए। तो इनको वन बाय वन अपने गेन करते हैं। क्या है ये? ओके। यहाँ पे एक स्केलर वैल्यू है लैम्डा, उसके साथ ए मल्टीप्लाई कर दे तो वो आता है लैम्डा ए वेक्टर है। इसको यहाँ पे इजी वे से समझते हैं। आपको ए वेक्टर गिवन है, अगर आपने उसे हाफ से मल्टीप्लाई करा दिया तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी हाफ रह जाएगी, या फिर मैग्नीट्यूड का हाफ हो जाएगा। अगर आपने 2 से इंटू करा दिया तो डबल हो जाएगा। अगर आपने माइनस हाफ से इंटू करा दिया तो डायरेक्शन भी बदल जाएगी और मैग्नीट्यूड हाफ हो जाएगा। अगर आपने -2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और लेंथ डबल हो जाएगी। तो वेरी इजी टॉपिक। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्टूडेंट इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो इसका बिल्कुल स्लो वे से समझाऊंगा आपको कि क्या चीज़ है। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिख रहा है ए, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 2,3 है। ऑब्वियसली जब आप इसको प्लॉट करोगे 2,3 को, तो एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट मूव करोगे और वाई एक्सिस पे 3 पॉइंट मूव करोगे। ओके, तो ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। अब इस पॉइंट का कोई ना कोई रिलेशन तो है इस एक्स एक्सिस से, और कोई ना कोई रिलेशन वाई एक्सिस से भी है। तो देखो एक्स एक्सिस में जो ये जो एक्स एक्सिस है इसकी भी एक डायरेक्शन होती है, और इसकी डायरेक्शन को हम कहते हैं आई कैप। वाई एक्सिस है ना, इसकी भी कोई डायरेक्शन होती है और इस डायरेक्शन का नेम होता है जे कैप। ओके, ये आई है और ये जे है। ये जो लाइन दिख रही है, अगर ये लाइन प्योरली एक्स एक्सिस पे होती तो हम कहते हैं जे से कोई रिलेशन नहीं है इसका। अगर ये लाइन प्योरली वाई एक्सिस पे होती तो हम कहते हैं आई से कोई रिलेशन नहीं है। बट अब ये लाइन इन बिटवीन कहीं है, तो इट मीन्स आई से भी कोई ना कोई रिलेशन है और जे से भी कोई ना कोई रिलेशन है। तो इस लाइन से देखने में पता चलता है कि इसमें आई की जो वैल्यू है ना वो डबल है, और जो जे की वैल्यू है वो ट्रिपल है। यानी कि एक्स एक्सिस की वैल्यू अगर डबल है तो वाई एक्सिस की वैल्यू ट्रिपल है। तो यहाँ 2 और 3 क्या शो कर रहे हैं, एक मल्टीपल को शो कर रहे हैं। ओके, आई का मल्टीपल 2 है और जे का मल्टीपल 3 है। यानी कि ये जो वेक्टर है ये एक्स एक्सिस पे डबल है और वाई एक्सिस पे ट्रिपल है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, 2i
प्लस 3j। तो कोई थर्ड पर्सन इसको देख के समझ जाएगा कि आई की डायरेक्शन में इसका कितना मल्टीपल है, 2 है, और जे की डायरेक्शन में इसका मल्टीपल कितना है, 3 है। तो कोई थर्ड पर्सन को अगर अपने ये दे दे 2i प्लस 3j, तो वो भी ये सेम डायग्राम बना देगा। तो चल गया कि आई का इफेक्ट 2 है और जे का इफेक्ट 3 है। ओके, तो ये आई और जे होते हैं, इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ एक्सिस, या इसका अनदर नेम है वेक्टर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट कहते हैं, और वेक्टर कंपोनेंट और यूनिट वेक्टर ऑफ एक्सिस। और ये जो 2 और 3 दिख रहे हैं आपको, इसको हम कहते हैं स्केलर कंपोनेंट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, कोई वेक्टर गिवन है और आपसे पूछ ले कि इसका स्केलर कंपोनेंट लिखो और वेक्टर कंपोनेंट लिखो, तो बिल्कुल ये इजी क्वेश्चन है। आपको बस जो मल्टीपल होंगे वो तो स्केलर कंपोनेंट होंगे, और जो आईजे होंगे वो वेक्टर कंपोनेंट होंगे। अभी तो मैंने यहाँ पे 2D की बात की है, आगे अगर कोई वेक्टर 3D में आ जाता है, जैसे 2i प्लस 3j प्लस 5k, तो कोई थर्ड पर्सन है उसको देख के बता देगा कि आई पे इसका इफेक्ट डबल है, जे पे इसका इफेक्ट ट्रिपल है, और के पे इसका इफेक्ट 5 टाइम है। ओके, आई जे के यहाँ पे वेक्टर कंपोनेंट है, और 2 3 5 यहाँ पे स्केलर कंपोनेंट है। ओके, इसको एक फनी वे से समझते हैं कि सपोज करो कि यहाँ पे इंडिया है और यहाँ पे पाकिस्तान है, और अटैक चल रहा है, और यहाँ पे एक टैंक खड़ा है इंडिया का। ओके, और इसका बैरल है टैंक का। तो अब इसको एक शॉट देना है, तो शॉट देने के लिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? शॉट देने के लिए यहाँ पे आई भी इंपॉर्टेंट है, और जे भी इंपॉर्टेंट है, और के भी इंपॉर्टेंट है कि इस प्लेन के रिस्पेक्ट डेप्थ में जाना है या अप जाना है। तो आई और जे और के बेस पे हम इसको बैरल को डिसाइड करते हैं कि कितना अप रखना है, कितना डाउन रखना है, क्या एंगल रखना है जिससे परफेक्ट शॉट बने। तो इसमें किस चीज़ का मेन रोल है? एक तो डायरेक्शन का और एक मैग्नीट्यूड का। अगर इसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम हुआ तो ये जो ब्लास्ट है यहीं पास में हो जाएगा। तो इसमें मैग्नीट्यूड का भी रोल है और डायरेक्शन का भी रोल है। तो यहाँ पे वेक्टर कंपोनेंट और स्केलर कंपोनेंट दोनों ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला आपने कहीं ना कहीं स्टडी जरूर किया था। कहाँ किया था? 10th क्लास में। तो 10th क्लास का फॉर्मूला एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमारे पास ये पॉइंट्स होते थे x1, y1, और एक सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते थे x2, y2, और इन बिटवीन कोई पॉइंट है जिसका a के साथ तो रेशो m1 है और b के साथ रेशो m2 है। तो इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते थे? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, एंड सेम फॉर y। तो यहाँ देखो ये m1 का मल्टीप्लाई किससे हुआ है? m1 का मल्टीप्लाई हुआ है इस वाले x2 से। ओके, तो और m2 का मल्टीप्लाई किससे हुआ है? इस वाले x1 से। यानी कि ये जो मल्टीप्लाई है दूर दूर हुए हैं। तो सेम वही अपने यहाँ पे फंडा रहेगा कि यहाँ पे 2 पॉइंट रहेंगे P और Q जो आपको गिवन है, और एक R पॉइंट फाइंड करना है। और R पॉइंट किस बेस से गिवन है कि P के साथ रेशो M है और Q के साथ रेशो N है। तो यहाँ पे देखो कि M का मल्टीप्लाई B से हुआ है, इस M का मल्टीप्लाई दूर वाले वेक्टर से हुआ है। ओके, और N का मल्टीप्लाई A से हुआ है। हमेशा दूर दूर वाले मल्टीप्लाई करने हैं आपको। और नीचे क्या करना है? सम ऑफ रेशो, क्योंकि 10th क्लास में भी यही था कि नीचे क्या था? सम ऑफ रेशो था। तो वहाँ पे भी क्या है? सम ऑफ रेशो है। इसमें एक एक्सटर्नल पॉइंट के भी क्वेश्चन आते हैं, वो कैसे सोल्व करते हैं मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए कोई नया फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, मैं इसी से आपको बता दूंगा कि वो कैसे सोल्व होंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ओके, अब हम एक्सरसाइज आ गए हैं और एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। और एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। और एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। और एक्सरसाइज